बाकायदा महादेव ऐप के से संपर्क किया और उनसे वो लिंक मिल गया जिसके आधार पर वो जुआ खेल सकते थे, सट्टा लगा सकते थे। महादेव ऐप से चंदा मिलने लगा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा। इस देश में लाखों लोग महादेव ऐप पर सट्टा खेल रहे होंगे। जो दस्तावेज सामने आता है उसमें शुभम सोनी कहीं कोई प्लेयर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका महादेव से लेना देना है। आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, वो इन दिनों मीडिया का प्रिय विषय बना हुआ है महादेव ऐप। बावजूद इसके कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफलतापूर्वक चुनाव से मीडिया का ध्यान भटकाने में सफलता पाई है और सारे टीवी चैनलों को, अखबारों को एक ऐसे विषय में व्यस्त कर दिया है जो दरअसल चुनाव के बीच विषय होना ही नहीं चाहिए था। तो महादेव ऐप के थोड़े मैं बैकग्राउंड से आपकी बात शुरू करता हूं कि इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू की थी, ये आपको सबको पता है। कुल मिलाकर जो है 72 मामले छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए थे और 449 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 449। 191 लैपटॉप जब्त किए गए, 865 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं और 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है और 16 करोड़ रुपए के ऐसे बैंक खाते जब्त किए गए हैं जिनका महादेव ऐप से लेना देना दिख रहा था। ईडी जब जांच शुरू करती है तो उसकी एक मजबूरी होती है या एक कानून बना हुआ है कि कोई अपराध पहले दर्ज होगा तभी वो जांच कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप पर जो मामला दर्ज किया उसके आधार पर जो है वो ईडी ने जांच शुरू की। अगर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर नहीं की होती या 72 मामले दर्ज नहीं होते तो ईडी जांच नहीं कर सकती थी। ईडी ने उसके आधार पर जांच शुरू की और बहुत दिलचस्प है कि आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस रिलीज आती है उसमें कहते हैं कि ईडी की तरफ से महादेव ऐप को बैन करने के हमारे पास अनुरोध आया था और किसी का अनुरोध नहीं आया। ईडी ने जानबूझकर इस तथ्य को अनदेखा किया कि 12 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ की रायपुर की साइबर सेल ने गूगल को पत्र लिखा कि इस देश में सट्टाबाजी, जुआ खेलना जो है वो गैर कानूनी है, इसलिए आपको प्ले स्टोर से महादेव ऐप को हटा लेना चाहिए। और साइबर सेल के कहने पर गूगल ऐप से महादेव ऐप हटा। आज की तारीख में किसी प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर महादेव ऐप नहीं है। तो तकनीकी रूप से जो बात केंद्र सरकार ने कही है कि हम इसको बैन करने जा रहे हैं, दरअसल वो बैन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि वो बैन करने जा रहे हैं उसी दिन एक टीवी चैनल ने बाकायदा महादेव ऐप के से संपर्क किया और उनसे वो लिंक मिल गया जिसके आधार पर वो जुआ खेल सकते थे, सट्टा लगा सकते थे। तो केंद्र सरकार का यह दावा कि उन्होंने महादेव ऐप को बैन किया है एकदम झूठा है, कोई सिरा उसका नहीं है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच के बाद पाया कि ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले पता किया था। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के जो पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने अन्य राज्यों के महानिदेशकों को चिट्ठी भी लिखी कि ये ऐसी एक सट्टेबाजी का खेल चल रहा है और इसको रोकना चाहिए। हम सब मिलके काम करेंगे तभी रोक पाएंगे, क्योंकि ये मल्टी स्टेट मामला है, पूरे नेशन वाइड चल रहा है। और इसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार कह रहे हैं कि ऐप को रोक लगाने का अधिकार अब सिर्फ केंद्र सरकार को है, क्योंकि ये किसी विदेशी धरती से चलता है और इसके जो संचालक हैं, जिसके मालिक हैं, उनको गिरफ्तार भी केंद्र सरकार करवा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का अधिकार क्षेत्र जो है वो इस देश की सीमा के बाहर नहीं है। वैसे तो सिर्फ राज्य है, पर दूसरे राज्य में अगर हो तो पुलिस जो है उस राज्य से सहयोग मांग सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
उन्होंने महादेव ऐप पर बार बार रोक लगाने की मांग की और आशंका भी ये जाहिर की कि इस पर रोक इसलिए नहीं लग रही है, संचालकों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महादेव ऐप के संचालकों से कोई साठगांठ हो गई है। शायद उनको महादेव ऐप से चंदा मिलने लगा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा। लेकिन अब स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार के बूते महादेव ऐप को बंद करना नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, इस देश में लाखों लोग महादेव ऐप पर सट्टा खेल रहे होंगे। क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एपी के लिंक से आजकल महादेव ऐप पर सट्टा होता है और वो टीवी चैनल ने उसका बाकायदा विजुअल भी दिखाया कि कैसे महादेव ऐप ऑपरेट करता है। अब ईडी की जांच की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी जो है आज तक धर्म को राजनीति से जोड़ते आई है। हर बार जब राजनीति करनी होती है तो धर्म को बीच में ले आती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा ने अपराध को राजनीति से जोड़ दिया है। और गृह मंत्री बनने के बाद जब अमित शाह गृह मंत्री बने, उसके बाद से यह प्रक्रिया और तेज हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भरपूर होने लगा है और हर अपराध को राजनीति से जोड़कर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहने को तो ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, उसका जांच का दायरा मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन घटनाक्रम से जाहिर है, जो अभी तक ईडी की जांच हुई है उससे जाहिर है कि ईडी की जांच कांग्रेस नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री और उनके आसपास के जो लोग हैं, उन्हीं को घेरने, लपेटने और बदनाम करने की साजिश तक है। उन्होंने मेरे घर में छापा मारा ईडी ने, आप सब को ये जानकारी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उनके दो एसडी आशीष वर्मा जी और मनीष बंछोर जी के यहां छापा डाला, विजय भाटिया जी के यहां छापा डाला, और विजय भाटिया जी के यहां जो छापा डाला वो बहुत अमानवीय परिस्थितियों में उन्होंने जांच की है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। कोई कितनी भी बड़ी एजेंसी हो, वो ऐसी परिस्थितियों में जांच और छापेमारी नहीं करती, वैसी परिस्थितियों में उन्होंने की है। जब इन्हें कुछ नहीं मिला, मेरे यहां छापा मार के, ओएसडी के यहां छापा मार के, विजय भाटिया जी के यहां छापा मारने के बाद जब कुछ नहीं मिला, तो फिर एक नया कुचक्र शुरू हुआ। 3 नवंबर को उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसकी कार से और उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद किए, और उस व्यक्ति का कथित बयान है, इस बयान की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, इस बयान की पुष्टि आप में से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईडी की गिरफ्तारी में हुआ बयान है। उस बयान की परिस्थिति क्या थी ये हम सब नहीं जानते हैं, पर उसने कहा कि वो किसी बघेल के नाम से पैसे पहुंचाने आया है, और ईडी ने बहुत सुविधापूर्ण ढंग से भाजपा की सुविधा के लिए उसको भूपेश बघेल जी से जोड़ दिया। किसी बघेल के लिए लेके आया था, वो तो कोई भी बघेल हो सकता था, पर उन्होंने कहा कि ये भूपेश बघेल है, और फिर ये बयान जारी करवा दिया कि 508 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात थी, ये सब थी, और आखिरी में एक लाइन लिखते हैं, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। मतलब आरोप पूरा लगा दिया आपने, भाजपा को आपने एक चुनावी हथियार दे दिया और कहा कि अभी ये जांच का विषय है। अगर जांच का विषय है तो कोई जिम्मेदार एजेंसी किसी व्यक्ति की इस तरह की मानहानि कैसे कर सकती है? लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई। उस प्रेस रिलीज में एक नाम आया पहली बार, शुभम सोनी का। बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं। महीनों की जांच के बाद ईडी ने चार्जशीट पेश की कोर्ट में महादेव ऐप पे, और 8,500 का पेज का चार्जशीट है, पर उसकी जो समरी आई है, मैं 8,500 पेज तो नहीं पढ़ पाया हूं, पर जो उसकी समरी आई है 209 पेज की, उस समरी में शुभम सोनी का नाम नहीं है। तो ईडी की महीनों की जांच के बाद जो दस्तावेज सामने आता है, उसमें शुभम सोनी कहीं कोई प्लेयर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका महादेव से लेना देना है। उनमें
दर्जनों लोगों के बयान है जिसके आधार पर ईडी कहती है कि हम इस बयान के आधार पर, इस बयान के आधार पर, इस साक्ष्य के आधार पर, इस सबूत के आधार पर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर हैं। ये ईडी कहती है। अब एक नया वीडियो आता है सामने, उस चार्जशीट में उस प्रेस रिलीज में पहली बार शुभम सोनी का नाम है और अगले दिन नाटकीय तरीके से एक वीडियो आ जाता है। इस देश के सभी लगभग सभी मीडिया चैनलों ने उस वीडियो को चलाया। पत्रकारिता के मूल सिद्धांत के खिलाफ कि जिसका सूत्र आपको नहीं पता है, जिसका सोर्स आपको नहीं पता है, जिसमें लगाए जाए आरोप आपको पता नहीं है, तो आप उसको कायदे से नहीं चलाते हैं। मैं 30 साल की पत्रकारिता में मेरी अपनी जो है वो समझ ये रही है कि अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। मूल वाक्य जब मैं पहली बार पत्रकारिता सीख रहा था तो कहा कि व्हेन इन डाउट कट इट आउट, जब शंका हो तो छोड़ दीजिए। पर पूरे देश के मीडिया चैनलों ने चलाया और किसी ने नहीं बताया कि इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, कहां से मिला वीडियो आपको। शायद इसलिए नहीं पूछा, और ये सवाल आप लोगों ने भी इसलिए नहीं पूछा कि आप सबको पता होगा कि कहां से आया है, किसने जारी किया है। किसी के मन में शंका नहीं है। अब शुभम सोनी जो है वो दावा ये कर रहे हैं कि वो महादेव ऐप के मालिक तो दरअसल वो हैं। वो आधार कार्ड दिखा रहे हैं, कंपनी का दस्तावेज दिखा रहे हैं, जो आप में से किसी ने पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। वैसे वीडियो में ऐसे दिखा दिया तो कहा कि ये दस्तावेज है, मैं मालिक हूं। और ये सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल तो मेरे नौकर हैं, मेरे मैनेजर हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि ऐसा नौकर कितना बड़ा होगा जिसकी शादी में 200 करोड़ रुपए लग गए। कितना बड़ा नौकर है वो। अब ईडी इस बात पे कोई जवाब नहीं दे रही है कि अब वो क्या सोचती है। दरअसल महादेव ऐप का संचालक शुभम सोनी है या रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। अब ईडी को बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने चार्जशीट में तो नहीं लिखा है कहीं पर। और ये शुभम सोनी जो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक वर्मा जी से मैं मिला और ये वर्मा जी ने मुझे फलां से मिलवाया, फिर फलां के बाद ले जाके बातचीत की, फिर उन्होंने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से मिल लो। फिर मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम व्यवसाय करने के लिए दुबई चले जाओ। खैर उसके विवरण में जाना बेकार है, पर वो वर्मा जी का नाम जो है बार बार लेता है। और जैसा कि इसकी स्क्रिप्ट में लिखा गया था ईडी की, उस वीडियो के चलने के तुरंत बाद जो है भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वीडियो दिखाती है जर्नलिस्टों को। और उसमें बैठता कौन है, पत्रकारिता को संबोधित किसने किया? इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया विभाग के संयोजक सिद्धार्थ नाथ सिंह, और उनके साथ बैठते हैं केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल, जो स्थानीय लोग हैं। और सिद्धार्थ नाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल ने मिलकर ये नतीजा अपने आप निकाल लिया कि ये वर्मा जी जो है वो विनोद वर्मा है, मैं हूं। इस प्रदेश में लाखों वर्मा हैं, लाखों, मैं 100,000 भी नहीं बोल रहा हूं, लाखों वर्मा हैं। अलग अलग जाति के लोग जो हैं वर्मा लिखते हैं, और लाखों वर्मा में उन्होंने वर्मा जी को कन्वीनियंटली जानबूझकर विनोद वर्मा बना दिया। मैं नहीं समझता कि ये कोई चूक है, ये कोई मानवीय भूल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रवक्ताओं की सोची समझी साजिश है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें उन्होंने
वर्मा जी को अपनी सुविधा के लिए, अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए विनोद वर्मा बना दिया। तो ये तो बताना होगा कि इस नतीजे पे कैसे पहुंचे। तो कल मेरे वकील ने सिद्धार्थ नाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल को एक नोटिस भेजी है। मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा अगर वो इस नोटिस के बाद माफी नहीं मांगते हैं और सार्वजनिक रूप से अपना बयान वापस नहीं लेते हैं। तो मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी मैंने कर ली है। उन्होंने कानूनी नोटिस जो है कल दोनों को भेज दिए। कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। ये कि ईडी ने जो अब तक कार्रवाई की है उसके कुछ प्रमुख सवाल हैं जिस पर बात करनी चाहिए। एक अनजान व्यक्ति के बयान पर ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि भूपेश बघेल के पास पैसा पहुंचा था मुख्यमंत्री जी के पास। इस बयान का सच क्या है, इसकी जांच अभी होनी बाकी है। पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर अब चुनाव में सामने है कि उन्होंने पैसे लिए। ईडी खुद कह रही है कि मुझे अभी जांच करनी है। पर बहुत दिलचस्प ये है कि एक व्यक्ति के बयान पर मेरे घर छापा पड़ता है, एक व्यक्ति के बयान पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो है वो पूरा राजनीतिक मुहिम छिड़ जाता है। पर उन लोगों का क्या जिनके साथ इन अपराधियों की फोटो है? ये जो अभियुक्त हैं, रवि उप्पल हैं, उसका भाई राहुल उप्पल है, असीम दास है, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो फोटो है, सौरभ चंद्राकर की फोटो है, उसके बारे में मेरा ख्याल है इसी मंच पर बात हो चुकी है। फोटो देख चुके हैं आप, आपके भी व्हाट्सएप पर आया होगा। तो रमन सिंह जी को बताना पड़ेगा कि वो जो उनके साथ फोटो है वो कौन है। माननीय राज्यपाल को बताना पड़ेगा, विजय बघेल जी को बताना पड़ेगा, मनोज तिवारी जी को बताना पड़ेगा। पर उनसे पूछेगा कौन? हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी में हैं उनके खिलाफ जो कुछ भी राजनीतिक दुष्प्रचार हो रहा है उसका आधार किसी अज्ञात व्यक्ति का बयान है। एक कोई सीबी वर्मा है जिसका बयान है, उसके आधार पर मेरे घर छापा। एक कोई शुभम सोनी है जिसके बयान पर भूपेश बघेल जी के ऊपर इतना बड़ा लांछन आरोप। पर जिनके साथ फोटो खींच रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहने हुए हैं, उनके खिलाफ ईडी का एक शब्द नहीं है। जिस कार में पैसा मिला उस कार का किस्सा आप सुन चुके, किसकी कार है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भाई की कार है। और ये हमारे आरटीआई के जो चेयरमैन हैं प्रदेश के, नितिन सिन्हा जी, उन्होंने आनन फानन में आरटीआई से कागज निकाले हैं और इसमें एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें यह कहा गया है कि परसों तक, परसों मतलब आज है 9 तारीख, 8 तारीख तक, 8 तारीख का कागज है, 7 तारीख तक, 7 नवंबर तक वाहन क्रमांक CG12AR6300 इनोवा क्रिस्टा का स्वामित्व अंतरण हेतु इस कार्यालय में कोई आवेदन लंबित नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यह कार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, आप तक जुड़ी हुई है, परसों तक जुड़ी हुई थी। अब चूंकि वो अपराध में संलिप्त पाई गई है, वहां से पैसा मिला है, तो अब अगर कोई कार्रवाई होती भी है, कोई आवेदन आता भी है, तो वो तो अवैध माना जाएगा। किसी दुर्घटना के बाद तो वाहन का स्वामित्व बदला नहीं जा सकता। अभी ये जानना बचा है कि इस कार के मालिक के बारे में ईडी क्या करने वाली है। तो मेरा कहना यह है कि ईडी जो है वो दरअसल एम्बेडेड डिटेक्टिव्स ऑफ भाजपा हैं। जर्नलिज्म में हम लोग ये वाक्य शब्द बार बार यूज करते थे, एम्बेडेड जर्नलिस्ट बोलते थे। जब किसी सेना के साथ आप रिपोर्टिंग के लिए चले जाते हैं, किसी
बड़े ग्रुप के साथ आप चले जाते हैं तो एम्बेडेड जर्नलिज्म कहलाता है वो। तो ये एम्बेडेड डिटेक्टिव्स हैं। तो ये भाजपा के साथ जासूसी करने वाले लोग हैं, ईडी एम्बेडेड डिटेक्टिव्स हैं। तो जो सवाल हैं उसका जवाब तो ना आया है और ना मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जब तक हैं तब तक नहीं आएगा। पर सवाल उठाना हमारा दायित्व है, हमको उठाना चाहिए, हम सवाल उठा रहे हैं। जहां कानूनी हमको रास्ता मिलेगा वहां कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। मैंने मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी की है, मैंने नोटिस भेजा है, जरूरत पड़ेगी तो एफआईआर भी करूंगा। बहुत धन्यवाद। आपके सवाल हो तो मैं मैंने जिस पर मानहानि का नोटिस भेजा है वो मंच रायपुर में था, भाजपा के कार्यालय में था, इसलिए इसका जुरिस्डिक्शन भी रायपुर ही होना चाहिए। तो नोटिस तो मैंने इसी आधार पे भेजा है। देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो अभी आई हैं और चूंकि अभी इस समय आचार संहिता लागू है तो सब कुछ जो है वो अभी चुनाव आयोग के अधीन है और मुख्यमंत्री जो हैं वो कोई भी मंत्री जो हैं वो इस समय दिशा निर्देश नहीं दे सकते। पुलिस चाहे तो कार्रवाई कर सकती है पर वो इस समय तो चुनाव आयोग के अधीन है, तो जो भी कार्रवाई होगी वो बाद में होगी। अभी तस्वीरें तो अभी आई हैं। देखिए, दो स्पष्टीकरण दे देता हूं। मैं संगठन में हूं, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट हूं, तो मैं उस तरह से संगठन का हिस्सा हूं। और राजनीति में मेरे आने का इरादा तो बहुत नहीं था, ईमानदारी से कहूँगा। 2016 में जब मैं आया था तो मैं एक दूसरी भूमिका में आया था और पर 2017 में जो कुछ कारगुजारी रमन सिंह सरकार ने की उसने मुझे मजबूर किया कि मैं राजनीति में ठहरूं। 2017 में ब्लैकमेलिंग के एक आरोप में उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, मेरे इंदिरापुरम वाले घर से 2 महीने जेल में रखा और जिस दिन सीबीआई ने चार्जशीट पेश की वो एक पर्टिकुलर धारा जो ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हुई है वो धारा जो है उस चार्जशीट में है ही नहीं। सीबीआई ने कहा कि ब्लैकमेलिंग का कोई केस है ही नहीं। और अभी जो हुआ है, जो जांच हुई है, जो चार्जशीट आई है, उसमें एक कॉलम होता है, मेरा नाम, मेरे घर छापा पड़ा, मेरे यहाँ जब्ती हुई, उसमें एक कॉलम होता है जिसमें लिखता है इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। कोई ऐसे सूत्र मिले क्या जिससे जांच आगे बढ़ती हो, उन्होंने लिखा है NA, नॉट एप्लीकेबल। मेरे घर से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे महादेव ऐप की जांच आगे बढ़ सकती हो। यही आशीष वर्मा के कॉलम में लिखा है, यही विजय भाटिया के कॉलम में लिखा है, यही मनीष बंछोर के कॉलम में लिखा है। तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल तो बहुत वाजिब है, पर ये आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा कि मैं क्यों